Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss lecture number 17. Lecture number 17 is about hydrothermal coordination. हमने इससे पहले जो है सिर्फ थर्मल को हमने देखा था कि थर्मल आपके पास उसके अपनी डिस्पैचिंग कैसे करनी है, और यूनिट कमिटमेंट को भी हमने थर्मल के लिहाज से देखा था. लेकिन एक्चुअली में हमारे पास जो है मिक्स जनरेशन हो रही होती है. हाइड्रोथर्मल मोस्टली आपके पास हो रही होती है. तो हमने अब देखना है कि अगर आपके पास लोड को सेटिस्फाई करने के लिए आप मिक्स जनरेशन यूज़ करें तो फिर आपने किस तरह से ऑप्टिमाइजेशन करनी है. ये आपका लेक्चर नंबर 7 बनता है, बुक का चैप्टर नंबर 7 बनता है. ओके, सो हाइड्रोथर्मल कोऑर्डिनेशन में एक्चुअली अगर आप देखें तो आपके पास जो पावर सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थर्मल एंड हाइड्रो प्लांट्स जो कि वेरियस लोड सेंटर के साथ कनेक्टेड है थ्रू ट्रांसमिशन नेटवर्क. हमारा यहाँ पे मकसद ये है कि हमने कॉस्ट को मिनिमाइज करना है बाय मिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के. अगर हमारे पास हाइड्रल भी है और थर्मल भी है, मिक्स प्लांट्स लगे हुए, तो फिर किस तरह से आपने जो है ऑप्टिमम वे में अपने लोड को मीट करना है. So therefore, to study the optimal scheduling for power generation at different plants and power system, this is of high importance. ठीक है, इसलिए आपके पास जब आप optimal scheduling कहते हैं पावर जनरेशन के लिए, तो ये जो आपके पास मिक्स कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाती है. अगर थोड़ा सा हम कंपेरिजन देखें थर्मल और हाइड्रल का, तो थर्मल पावर प्लांट आपके पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे इसको ड्राइव करने के लिए आपको फ्यूल इनपुट चाहिए. वो आपके पास कोल भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो ये जाहिर सी बात है, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स आपके पास बनता है क्योंकि दिस इज नॉट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी. लेकिन हाइड्रो को अगर हम देखेंगे तो ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है. ठीक है, हाइड्रो वाटर आपके पास जो है थ्रू आउट लाइफ आपके पास वाटर अवेलेबल है, जिसको यूज़ करते हुए आप हाइड्रो ले सकते हैं. डिपेंड करता है कि टाइम पीरियड पे किस इंटरवल पे आप उसको यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, मींस शेड्यूलिंग आप कौन से उसके लिहाज से भी जो है ये इस पर इफेक्ट पड़ता है वाटर अवेलेबिलिटी पे. लेकिन ये है कि स्टिल इट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है आपके पास, इस वजह से इसकी कॉस्ट जो है वो ओवरऑल कॉस्ट इसकी लो हो जाती है. इनिशियल कॉस्ट को अगर हम कंपेरिजन करें तो थर्मल की इनिशियल कॉस्ट लो है, लेकिन हाइड्रो की इनिशियल कॉस्ट हाई है, बट ऑपरेशनल कॉस्ट इज हाई. लेकिन इसकी ऑपरेशनल या रनिंग कॉस्ट जो है थर्मल की वो ज़्यादा होती है. हाइड्रल की आपके पास ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो लो होती है. इट प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन, जाहिर सी बात है आपके पास फ्यूल जो है वो बर्न होता है टू प्रोड्यूस स्टीम, तो आपके पास जो है इट एड्स टू योर पोल्यूशन, इन्वायरमेंट को आप पोल्यूट करता है. लेकिन आपके पास हाइड्रल जो है इट इज़ अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी. सो अब इशू ये है कि आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट थर्मल का हाई है, लेकिन उसका इनिशियल कॉस्ट जो है वो लो है. लेकिन अगर हम उसको अदर वे अराउंड देखें तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपके पास हाइड्रो का जो है वो लो है. सो ड्यू टू लो ऑपरेटिंग कॉस्ट इन केस ऑफ हाइड्रो प्लांट्स, सो वी कैन ऑपरेट इट इन कंजंक्शन विद थर्मल प्लांट्स विच विल लीड टू फ्यूल सेव. अगर इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है, अगर आप उसको हाइड्रल के साथ और थर्मल के साथ यूज़ करेंगे तो आप ओवरऑल जो है फ्यूल की सेविंग इसमें कर सकते हैं. सो हाइड्रोथर्मल शेड्यूलिंग इन अ पावर सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम विच गिव्स अस आइडिया हाउ टू मैनेज द हाइड्रो एंड थर्मल प्लांट्स कंबाइनली. किस तरह से आप जो है ऑप्टिमाइजेशन करके सेविंग लेके आ सकते हैं और किस तरीके से आप दोनों प्लांट्स को मैनेज कर सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग थिंग. ठीक है, कि आपने जो है आपका दोनों अवेलेबल है, तो आप देखते हुए कि कहाँ पे कितना यूटिलाइजेशन है, अकॉर्डिंगली उस टाइम इंटरवल पे आपने उसको यूज़ करना है. सो क्लासिफिकेशन को अगर हम थोड़ा सा देखें तो आपके पास हाइड्रो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोथर्मल शेड्यूलिंग आपके पास बेसिकली इसको 2 पार्ट्स में आप क्लासीफाई करते हो. एक आपके पास होता है लॉन्ग रेंज प्रॉब्लम. दिस टाइप ऑफ शेड्यूलिंग हैविंग द शेड्यूलिंग इंटरवल ऑफ अ मंथ और अ ईयर. ठीक है, लॉन्ग रेंज के अपने शेड्यूलिंग के मेथड्स और मैकेनिज्म होंगे. अगर आपने फॉर एग्जांपल मंथ के लिए करना है या ईयर के लिए करना है, ठीक है, या आप जो है सीजन वाइज कर समर कर रहे हो, विंटर का लोड आपका डिफरेंट है, उसके लिहाज से चीज़ें भी आपके पास जो है वो डिफरेंट होंगी. ठीक है, सो वो आपके पास प्रॉब्लम बनता है लॉन्ग रेंज प्रॉब्लम. शॉर्ट रेंज प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने शेड्यूलिंग करनी है किसी एक दिन के लिए या एक वीक के लिए, तो ये आपके पास शॉर्ट रेंज प्रॉब्लम बन जाता है.
सो डिफरेंट आपके पास मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन अवेलेबल है डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास प्रॉब्लम जो है वो लॉन्ग रेंज का है या शॉर्ट रेंज प्रॉब्लम है। शेड्यूलिंग प्रॉब्लम, अब कौन कौन से आपके पास जो है यहाँ पे शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम आ सकते हैं। देखिए, जब भी आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम की आपने शेड्यूलिंग करनी है तो मेनली 3 जनरल प्रॉब्लम्स आपके पास आते हैं। वो डिपेंड करता है कि बैलेंस बिटवीन आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन, थर्मल जनरेशन और लोड के दरमियान जो बैलेंस आपने रखना है इस पे डिपेंड कर रहा होता है। सो ऑपरेशन ऑफ अ सिस्टम जिसमें आपने दोनों को, हाइड्रो थर्मल दोनों को आपने जो है देखना है, तो दैट विल बी अ मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सिंपल। अगर आप किसी एक हाइड्रो को या थर्मल को देखते हैं तो उसके लिहाज से ये जो नेक्स्ट जनरेशन है ये मोर कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि ऑपरेशन ऑफ अ सिस्टम हैविंग बोथ हाइड्रो एंड थर्मल प्लांट इज हाउएवर फार मोर कॉम्प्लेक्स एज हाइड्रो प्लांट्स अब क्यों वो मोर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हाइड्रो प्लांट्स हैव नेग्लिजिबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो नेग्लिजिबल है, बट आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अंडर कंस्ट्रेंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर हाइड्रो जनरेशन इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट तो कम है लेकिन उसमें कंस्ट्रेंट ये है कि वाटर अवेलेबिलिटी है फॉर गिवन पीरियड ऑफ इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास हाइड्रो प्लांट समर में आपके पास वाटर की अवेलेबिलिटी हो सकता है कम हो जाए, ठीक है, विंटर में ज़्यादा होगी, तो इसलिए वो कह रहा है कि जब आप उसको, ठीक है, उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट तो का है लेकिन उस पर कंस्ट्रेंट ये आ रहा है कि क्या वाटर उस टाइम इंटरवल पे अवेलेबल है या नहीं है, या इनफ वाटर अवेलेबल है जितनी आपने उससे जनरेशन ली है। सो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजिंग द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ अ हाइड्रोथर्मल कैन बी यूज्ड एज, आप इसमें आपने क्या करना है, मिनिमाइजेशन ऑफ फ्यूल कॉस्ट ऑफ थर्मल प्लांट अंडर द कंस्ट्रेंट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है, स्टोरेज एंड इनफ्लो फॉर हाइड्रो जनरेशन ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ ऑपरेशन। तो आपने ओवरऑल अगर आप प्रॉब्लम को देखेंगे तो आपके पास ये क्या है, आपने फ्यूल कॉस्ट की मिनिमाइजेशन करनी है, अगेन थर्मल की मिनिमाइजेशन करनी है, लेकिन जो कंस्ट्रेंट आ रहा है वो वाटर अवेलेबिलिटी का आ रहा है कि आप जिस टाइम पीरियड के लिए उसको कर रहे हैं, क्या उस टाइम इंटरवल पे या टाइम पीरियड ऑफ इंटरेस्ट पे आपके पास वाटर जो है इनफ वाटर अवेलेबल है कि वो आपको इतनी जनरेशन करके दे सके, ठीक है ना। तो अगेन आपके पास मिनिमाइजेशन, ये आपका मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, इसको आपने समझना है, ये आप इसको दोबारा भी बेशक पढ़ लो। द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजिंग द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ अ हाइड्रोथर्मल कैन बी व्यूड एज वन ऑफ मिनिमाइजिंग द फ्यूल कॉस्ट ऑफ थर्मल प्लांट्स। हम अगेन फ्यूल कॉस्ट की मिनिमाइजेशन कर रहे हैं अंडर द, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट थर्मल की ज़्यादा है, इसलिए आपने उसकी मिनिमाइजेशन करनी है, ठीक है। हाइड्रो की जो है आपके पास कम है, लेकिन कंस्ट्रेंट क्या आ जाता है कि क्या उस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में आप उसको कर रहे हो, शेड्यूल कर रहे हैं, कि आपके पास इनफ वाटर अवेलेबल है या नहीं है। सो शेड्यूलिंग एनर्जी नेक्स्ट आप टॉपिक है। यहाँ पे आप वो बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल 2 यूनिट हाइड्रोथर्मल सिस्टम यहाँ पे शो किया गया है जो कि लोड को मीट करे, एक आपके पास हाइड्रो है, दूसरा स्टीम है, ठीक है। क्यू जो है वो आपका वाटर के वॉल्यूम को शो कर रहा है, एच आप हाइड्रो प्लांट को शो कर रहा है, तो उसकी जो पावर आउटपुट है पी एच, ठीक है, पावर फॉर हाइड्रो, एंड पी एस पावर फॉर स्टीम, तो उसकी इनपुट फ्यूल है और स्टीम जनरेट विद हेल्प ऑफ स्टीम आप उसको जनरेट कर रहे हैं थर्मल को, तो ये आपके पास पी एस जो है थर्मल की पावर को शो कर रहा है। तो ये दोनों मिलके जो है आप किसी भी लोड को इन्होंने मीट करना है। सो यहाँ पे क्या है, द हाइड्रो प्लांट कैन सप्लाई द लोड बाय इटसेल्फ फॉर लिमिटेड टाइम, ठीक है, दिस इज फॉर एनी पीरियड ऑफ टी। यहाँ पे हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि अगर हमारे पास दोनों मिक्स ऑफ जनरेशन है तो हम कहते हैं कि आपके पास जो हाइड्रो किसी एक लिमिटेड टाइम के लिए तक जो है आपके लोड को मीट कर रहा है। पहले आपने हाइड्रो से अपने मीट लोड को सेटिस्फाई करना है, और जो रिमेनिंग रह जाएगा जो कि हाइड्रो नहीं कर सकेगा, तो आपने उसको वो एनर्जी आपने जो है स्टीम से लेनी है, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास रनिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट हाइड्रल की कम है और स्टीम की ज़्यादा है। तो पहले आप जो पावर या एनर्जी रिक्वायर्ड होगी मिक्स जनरेशन में वो पहले आप हाइड्रो से लेंगे, फिर उसके बाद बाकी जो है आप उसको स्टीम से लेंगे। तो इसलिए वो कह रहा है कि हाइड्रो प्लांट कैन सप्लाई द लोड बाय इटसेल्फ फॉर अ लिमिटेड टाइम, दैट इज फॉर एनी टाइम पीरियड जे। सो इसलिए यहाँ पे पी एच जो है ये आपके हाइड्रल की पावर शो कर रहा है, पी एच मैक्स। यहाँ पे इक्वेशन देखिए इसको 7.1 ये है पी एच जे मैक्स, मतलब ये है कि आपके पास जो हाइड्रल का प्लांट है उसकी मैक्सिमम पावर, ये ठीक है, आपके पास जो है लोड से ग्रेटर या इक्वल
होगी, ठीक है, कि इतना वो जनरेट कर सकता है, लेकिन क्या है इतना इनफ पावर आपके पास वाटर है कि वो इतना जो है जनरेट कर सकता है या नहीं कर सकता। सो दिस इज द इशू, ये कंस्ट्रेंट है आपके पास, ठीक है। सो यहाँ पे लिख रहा है लेकिन हाउ द एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द हाइड्रो प्लांट इज सफिशिएंट टू मीट द लोड, ठीक है। मैक्सिमम जो वो कर सकता है जनरेट वो लोड से तो ज़्यादा है, लेकिन फॉर दैट टाइम इन पीरियड ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, उधर जो है आपके पास उसके पास इनफ एनर्जी नहीं है हाइड्रो के पास, ठीक है। सो नहीं है तो जो बाकी रिमेनिंग रिक्वायर्ड है लोड को फुलफिल करने के लिए वो स्टीम प्रोवाइड करेगा। इसे यहाँ पे जो है थोड़ा सा अगर आप देखिए यहाँ पे लिखा है J इक्वल्स टू 1 to J max, ठीक है। P एच जे एन जे जो है नंबर ऑफ आवर्स को शो कर रहा है इन पीरियड J, कितने नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। और मेरे पास 5 आवर्स है तो ये J इक्वल्स टू 1 to 5 बन जाएगा, ठीक है। या अगर आप जो है उसको 5 डेज़ के लिए कर रहे हो तो उसमें कितने नंबर ऑफ आवर्स आते हैं इन पीरियड J, आप उसको इंटरवल में भी डिवाइड कर सकते हो, इससे भी आप कर सकते हैं। सो ये जो है इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू योर लोड, ठीक है। उस एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल ये आपके पास अगर यहाँ से आप देखेंगे समीशा एन जे इक्वल्स 1 to J max जो है ये T max आपका टोटल इंटरवल है, लेकिन हाइड्रो से जो पावर एनर्जी मिल रही है ये टोटल इंटरवल को फुलफिल नहीं कर रहा, ठीक है। ये कुछ टाइम ऑफ इंटरवल को तो सेटिस्फाई करता है, लेकिन बाकी जो नहीं कर रहा तो वो हम जो है स्टीम से लेंगे। सो इसे यहाँ पे लिखा गया है कि ये आपके पास समीशन P एच जे एन जे दिस इज लेस देन इक्वल्स टू समीशन J इक्वल्स टू 1 to J max P लोड J एन जे। सो वी कैन यहाँ से हम एक इक्वेशन सेटअप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है that the entire amount of energy from the hydro plant is such a way that the cost of running the steam plant is minimized। आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टीम की मिनिमाइज है, तो आपने क्या करना है इस तरीके से उसको मिनिमाइज करना है कि ये देखिए आपका लोड है, ठीक है, ओवर एनी इंटरवल, ठीक है। यहाँ पे T max आपके पास टोटल इंटरवल बन रहा था, उसमें से आपने क्या कर लेना है हाइड्रो एनर्जी जितनी है उसमें से माइनस कर लेना है, रिमेनिंग इक्वल टू जो एनर्जी बनेगी उसको आप ई से लिखेंगे, ये आपकी स्टीम एनर्जी, इसको आप कहेंगे लोड एनर्जी माइनस हाइड्रो एनर्जी विल बी योर स्टीम एनर्जी, ठीक है ना। टोटल लोड में से जितना उस टाइम पीरियड में आपको हाइड्रो से आप ले सकते हो पावर ये एनर्जी वो आ जाएगी, ठीक है। उसमें से जो माइनस जो रिमेनिंग होगी वो स्टीम एनर्जी होगी। वी विल नॉट रिक्वायर द स्टीम यूनिट टू रन फॉर द इंटायर इंटरवल ऑफ T max आवर्स, ठीक है ना। हमने अपनी स्टीम एनर्जी को या स्टीम पावर प्लांट को पूरे T max इंटरवल के लिए नहीं रन करना, क्योंकि उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जब बहुत ज़्यादा है। हमने क्या करना है कम से कम इंटरवल के लिए उसको ऑपरेट करना है। हाँ, ये देखना है कि कितना वाटर अवेलेबल है, आपने उसमें से कितनी एनर्जी मिल सकती है, ठीक है। बाकी आपने स्टीम से लेने क्योंकि वो आपकी फिर मजबूरी है, लेकिन आपने इंटायर इंटरवल की जो है ऑल आपका T max आवर्स जो जितने भी बन रहे हैं, ठीक है, उसको आपने स्टीम से नहीं लेना। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि ई जो है इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं समीशन P एस जे एन जे J इक्वल्स 1 to एन एस नंबर ऑफ पीरियड स्टीम प्लांट इज रन, ठीक है। एन एस आपके पास जो है किसको शो कर रहा है नंबर ऑफ पीरियड द स्टीम प्लांट इज रन, कितने टाइम के लिए आप स्टीम प्लांट को रन कर टाइम इंटरवल के लिए, तो ये आपका एन एस है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि समीशन आई J इक्वल्स 1 to एन जे इज लेस इक्वल्स टू T max। T max आपका टोटल इंटायर इंटरवल है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है स्टीम का जो आपके पास टाइम पीरियड है वो इससे कम है। सो द शेड्यूलिंग प्रॉब्लम बिकम, अब आपका शेड्यूलिंग प्रॉब्लम जो है वो किस तरह से होगा, आपने क्या करना है मिनिमाइज करना है अगेन एफ ऑफ टू फ्यूल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है समीशन आई J इक्वल्स 1 to n, किसकी फ्यूल कॉस्ट को अपने मिनिमाइज करना है स्टीम की फ्यूल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है एन जे, लेकिन सब्जेक्ट आपका क्या है कि आप जब इसको ये आपका स्टीम पावर इसको में से जब एनर्जी को माइनस कर तो ये आपका ज़ीरो हो जाए, मीन्स है कि आपके पास जो है वाटर अवेलेबिलिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में वाटर अवेलेबिलिटी को आपने जो है उसको देखना है, तो दैट इज़ योर कंस्ट्रेंट। सो द लैग्रेंज इक्वेशन इज लैग्रेंज इक्वल्स टू समीशन J इक्वल्स 1 to ns। उसी तरह से आपका लैग्रेंज बनेगा, यहाँ लैम्डा की जगह इन्होंने अल्फा पुट किया है और ये आपका कंस्ट्रेंट बन जाएगा E माइनस समीशन एस एन जे, ठीक है। अगेन मैं बता देती हूँ कि स्टीम की फ्यूल कॉस्ट को अगेन आपने मिनिमाइज करना है क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट उसकी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट जो कंस्ट्रेंट लग रहा है वो आपका हाइड्रल के ऊपर लग रहा है कि क्या आपके पास उस टाइम इंटरवल में कितने टाइम के लिए जो है वाटर की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। जितने टाइम के लिए आपके पास वाटर की अवेलेबिलिटी है
तो वो आप हाइड्रो को यूज़ करेंगे और बाकी आपने स्टीम को यूज़ करना है। अगेन उसी तरह से आपके पास जो है पार्शियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल पी, उसी तरह आपका डेरिवेटिव आएगा। तो ये आपको का फंडामेंटल है कि ये इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट जो है रिस्पेक्ट टू स्टीम पावर प्लांट ये आपके पास इक्वल्स टू लैम्डा होता है, सॉरी अल्फा होता है, या लैम्डा पढ़ ले, ठीक है, आप लैम्डा भी लिख सकते हो, या यहाँ पे इन्होंने अल्फा लिखा है तो आप उसको अल्फा लिखें। इसका मतलब ये हुआ कि द स्टीम प्लांट शुड रन एट कॉन्स्टेंट इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट फॉर द टाइम पीरियड इट इज़ ऑन, ठीक है। तो यहाँ से जो आपके पास ऑप्टिमल पॉइंट आएगा इस इक्वेशन से, इस पार्शियल डेरिवेटिव से इक्वल टू 0 से, सो वो फॉर ऑल टाइम ट्रेवल, ये वो टाइम ट्रेवल है जो कि स्टीम के लिए है, शो किया गया है, ठीक है, ना कि टोटल आपका टाइम ट्रेवल टी मैक्स नहीं है, विच इज़ सेम फॉर ऑल टाइम ट्रेवल स्टीम यूनिट इज ऑन, ठीक है। ये आपके पास जो ऑप्टिमल पॉइंट है ये स्टीम पावर प्लांट के इंटरवल के लिए आपके पास है। The total cost over the interval is f of t आपके पास टोटल कॉस्ट एफ ऑफ टी क्या बन जाएगी, समेशन ये इसकी इक्वल है, ठीक है। तो अगर आपने ऑप्टिमम पॉइंट फाइंड कर लिया, इसको आप बाहर निकाल लें, ठीक है, यहाँ ये आपके पास इंटरवल बन जाएगा, इस इंटरवल को हम टी एस कह रहे हैं कि ये आपके पास जो फ्यूल कॉस्ट या ऑप्टिमल पॉइंट है ये आपके पास टी एस इंटरवल के लिए आया है, वे टी एस इज समेशन जे इक्वल्स टू 1 to ns एन जे, दिस इज टोटल रन टाइम फॉर द स्टीम प्लांट। लेट द स्टीम प्लांट कॉस्ट कैन बी एक्सप्रेस है, वही एग्जांपल है आपकी, ठीक है, जो कि आपने स्टीम पावर प्लांट के लिए ली थी। ये फ्यूल कॉस्ट है, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास a प्लस बी पी एस प्लस सी पी एस स्क्वायर, देन टोटल फ्यूल कॉस्ट आपके पास क्या हो जाएगा, उस टाइम इंटरवल से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल जो है फ्यूल कॉस्ट के इक्वल आ जाए। ऑल्सो नॉट दैट ये आपके पास समेशन जे इक्वल्स 1 to ns पी एस जे एन जे इक्वल्स टू, जिस ये जो आपने पॉइंट ऑफ ऑप्टिमल निकाला है ये आपके पास इक्वल आएगा पी एस स्टैटिक टी एस इक्वल्स टू ई, ठीक है ना। इसको आप इसे भी इसको यूं भी रिप्लेस कर सकते हैं। सो अगर आप इस ग्राफ को थोड़ा सा देखें ओवरऑल कि ये आपका जो है लोड है इस टाइम टी एक्स इंटरवल के लिए, ठीक है ना। अब आपने क्या किया है कि स्टीम चूँकि उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो ज़्यादा थी, तो आपने सारे इंटरवल के लिए टी मैक्स इंटरवल तक उसको नहीं यूज़ किया। आपने क्या किया है कि जितना आपके पास वाटर अवेलेबिलिटी को देखते हुए, ठीक है, जितना आपको एनर्जी हाइड्रो दे सकता है वो आपने हाइड्रो से ली है, और बाकी जो है जो थोड़ी बहुत बाकी जो मिसिंग है टी एस, ठीक है, वो आपने स्टीम से उसको फुलफिल किया है। सो इन दिस वे, इसलिए आपने जो ऑप्टिमाइजेशन की है या आपने ऑप्टिमल पॉइंट जो फाइंड किया ये स्टीम के लिए फाइंड किया, पी एस डायरेक्ट ये स्टीम को शो कर रहा है, ना कि ये ओवरऑल को शो कर रहा है। then Ts will be equals to E by Ps static, वही वैल्यूज़ है, ठीक है, जस्ट उसको रीराइट किया गया है इन द टर्म्स ऑफ Ts। सो एफ ऑफ टी अगर आप इसमें ऑप्टिमल पॉइंट फाइंड करेंगे तो आपके पास इसके इक्वल आएगा। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, वी कैन एस्टेब्लिश द वैल्यू ऑफ Ps स्टैटिक कि हमने वैल्यू डिटरमिन करनी बाय मिनिमाइजिंग एफ ऑफ टी, तो आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया इस इक्वेशन का। सो ये आएगा माइनस ए ई बाय पी एस स्टैटिक स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आप जब इसको पी एस स्टैटिक के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आपका ए बाई सी अंडर रूट के इक्वल, विच मीन्स द यूनिट शुड बी ऑपरेटेड एट इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉइंट अलोंग इनफ टू सप्लाई द एनर्जी नीडेड ई, ठीक है ना। आपने क्या करना है, इससे जो है एफिशिएंसी जो है आपकी मैक्सिमाइज, इस तरीके से आप जब करेंगे तो इससे आपकी एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमाइज होगी। तो इसलिए वो कह रहा है कि जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है नीडेड है ई, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो एफ पी एस होता है ये एफ ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय एच एफ ऑफ एच पी ऑफ एस की इक्वल होता है। आप इसको जो आपके पास नेट हीट रेट इसको मल्टीप्लाई बाय फ्यूल कॉस्ट करते हैं तो ये आपका टोटल फ्यूल कॉस्ट आ जाता है। यहाँ से जस्ट जो है हीट रेट के लिए इक्वेशन को रीराइट किया गया है, आराम से आप एच पी ऑफ एस आपका हीट रेट है उसकी इक्वेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, डिवाइडेड बाय पी एस किया गया, यहाँ से पी एस को कॉमन लेके, तो ये वाली इक्वेशन आपके पास इक्वेशन नंबर 7.70 से बड़े आराम से बन जाती है। सो द नेट हीट रेट हैज़ अ मिनिमम व्हेन, जब आप उसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे वो इक्वल्स टू 0 हो जाए। सो यहाँ से आपके पास पॉइंट बनता है माइनस ए बाई पी एस स्क्वायर प्लस सी, सो गिविंग बेस्ट एफिशिएंसी एट पी एस इक्वल्स टू अंडर रूट ए बाई सी इक्वल्स टू पी एस स्टैटिक। सो ये वही पी एस स्टैटिक की इक्वेशन है अंडर रूट ए सी, इसको आप जो नेट हीट रेट इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हो।
थैंक यू सो मच।